चले बेटा, अगेन पास्ट पेपर क्लास, रियली इंपॉर्टेंट वन. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द पास्ट पेपर्स. हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट मे बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एन एयरपोर्ट. ठीक है ना. तो जब एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना, तो एयरपोर्ट जो है वो जाहिर सी बात है शहर से थोड़ा सा दूर बनाया जाता है जनरली. अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो वो दूर बनाया जाता है. तो इसीलिए लेट्स से आप सबसे पहले यहाँ पर जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन कर रहे होंगे. ठीक है. सबसे पहले आप लिख दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन. उसके बाद आप दे देंगे एग्जांपल. लेट्स से फार्मलैंड फॉरगॉन. आप कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पर फार्मलैंड के अलावा जो दूसरी चीजें फॉरगॉन होती है, कोई और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो फॉरगो हो गया हो, ठीक है ना, वो पैसे जो एजुकेशन पे लग सकते थे वो फॉरगो हो गए. ये कह रहा है. अगर हम केस को देखें, केस एक दफा पढ़ लेते हैं. Swaziland is a small African country where 6 in 10 people live in poverty, and the most firms are small and use little capital equipment. In October 2015, it opened a new airport. Some economists suggest that the building of an airport involved a high opportunity cost and caused a range of external costs. इससे सिर्फ इतना सा बताया. अब हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये कि जो भी चीज गवर्नमेंट फॉरगो कर रहा होगा उसका नुकसान बहुत ज्यादा है. यानी एयरपोर्ट को बिल्ड करने से फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है. ठीक है ना. नुकसान इज द बेनिफिट्स फॉरगॉन. ये हमारे पास यहाँ पर हम लोग टू ही कर सकते हैं फिलहाल. ठीक है. और कोई क्वेश्चन कर नहीं सकते. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारे पास यहाँ पर वो अगली चीज हमें एग्जामिनर जो है पूछ रहा है. आइडेंटिफाई टू एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल गुड्स दैट मे बी यूज्ड बाय अ फार्म. अभी ये किस फार्म की बात हो रही है वो केस में लिखा होगा. ठीक है ना. ये एग्रीकल्चर वाले फार्म की बात हो रही है, डेयरी फार्म की, तो इसने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी डेयरी फार्म. ठीक है ना. तो आपने जो है वो एग्जाम्पल दे दी. लेट्स से मिल्क एक्सट्रैक्टिंग मशीन. ठीक है. इसके साथ साथ आप जो है वो डंक रिमूवर. ठीक है. आप कह सकते हैं जो वहां पर डंक रिमूवर का मशीन होगा. सही है ना. दूसरा जो खाना डालने का मशीन है, यूएसए की बात अगर करें, वहां के फार्म्स में आप देखें खाना डालने के लिए प्रॉपर ट्रैक्टर्स होते हैं. ठीक है ना. आपने यहाँ पर बता दिया भाई ट्रैक्टर. बेसिकली ये फार्मिंग नहीं कर रहे. ठीक है. लेकिन ये ट्रैक्टर से खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी गायों को. ये हमारे पास हो गया. अगली चीज आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन करेंगे पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए. डिफाइन अ सब्स्टिट्यूट एंड गिव एन एग्जांपल. तो आपने बता दिया सब्स्टिट्यूट्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. ठीक है. जिसको हम लोग ऑल्टरनेटिव्स भी बोलते हैं. एग्जांपल आपने दे दी कोक एंड पेप्सी. ठीक है. ये हमारे पास डन हो गया. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी. एक्सप्लेन व्हाई द प्राइस ऑफ हाउसिंग में इंक्रीज. प्राइस ऑफ हाउसिंग क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि उसकी जो है डिमांड बढ़ गई. मेरे डिमांड बढ़ने के पीछे रीजन आपने बताना है. ठीक है ना. एक ही रीजन बताएंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि यार लोगों की इनकम बढ़ रही है तो वो डिमांड ऑफ हाउसिंग बढ़ा रहे. आपने कहा कि भाई सप्लाई कम हो गई. क्यों? आपने उसके पीछे रीजन दिया कि कॉस्ट बढ़ गई है घरों को बनाने की. तो दोनों के पीछे एक एक रीजन देना है. ठीक है. और आपको फिर बताना. तो अब इसको आंसर को आप जाहिर सी बात है प्रॉपर तरीके से लिखेंगे. आप लिखेंगे द प्राइस ऑफ हाउसिंग में इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड एंड अ डिक्रीज इन सप्लाई.
The demand of housing may increase because of a rise in income, which will result in people buying more of houses, causing the price of houses to rise as well. ठीक है, इसी तरीके से जब हम एग्जामिनर को बताएंगे कि अगर सप्लाई गिर गई तो सप्लाई के पीछे रीजन बताएंगे, हो सकता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ गई, जिसकी वजह से जो है ना वो फर्म ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रही हाउसेस की, और हाउसेस जो है वो शॉर्ट हो गए तो महंगे हो गए। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन था ये भी। तो हमारे पास अभी इस पास पेपर के अंदर हम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। तो आप लोग बेटा अगेन स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट नंबर 1 एंड स्क्रीनशॉट नंबर 2। ओके सर, ले लिया। अगला पेपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 में हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपने बोला इट इज द बैलेंस बिटवीन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और द रेस्ट पोजीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल, आगे इसके कुछ बोलना भी नहीं है आपको, ये आपके पास आपका सवाल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है अगला क्वेश्चन, एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। जब भी वो बेटा डिमांड एंड सप्लाई का आएगा ना, आपने एक इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप डिमांड अलग बना रहे हैं और सप्लाई अलग बना रहे हैं, सही है। तो इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम मैं लिख देता हूँ, ड्रॉ अ डायग्राम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, analyze using a demand and supply diagram how bad weather is likely to affect the market for broccoli। ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, जब हमारे पास एक चीज मार्केट में बैड वेदर की वजह से इफेक्ट हो रही तो उसका इफेक्ट डिमांड तो होगा नहीं। मौसम से ब्रोकली की डिमांड का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मौसम से ब्रोकली की सप्लाई का ताल्लुक जरूर है। तो हम एग्जामिनर को यहाँ पर अवेयर करेंगे इस फैक्ट से कि सबसे पहले एग्जामिनर को डिमांड एंड सप्लाई की डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड आ गया, देन एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई, इक्विलिब्रियम रिजल्ट हुआ, आपके पास आपकी क्वांटिटी ट्रेडेड ऑफ ब्रोकली आ गई क्यूटी, आपके पास प्राइस ऑफ ब्रोकली आ गई। ठीक है, अब आप एग्जामिनर को बताएंगे कि इस बैड वेदर से जो है वो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हार्वेस्ट कम हो रहा होगा, या हो सकता है फसल खराब हो जाए, जिसकी वजह से नया इक्विलिब्रियम E1, नई प्राइस P1, नई क्वांटिटी QT1 एरो से शो कर देंगे, मेंशन कर देंगे एक्सेस इस पर, ये मेरा प्राइस है, ये क्वांटिटी ट्रेडेड है। उसके बाद एग्जामिनर को बताएंगे कि अगर हमारे पास बैड वेदर, एग्जाम्पल दें बैड वेदर की, आपने कह लिया हैवी रेनफॉल। जब हैवी रेनफॉल होगी तो आपके पास ब्रोकली की जो हार्वेस्ट है वो कम हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्शन कम हुई और आपकी जो ब्रोकली जाया हुई तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई, जिससे आप उस गुड की सप्लाई को रिड्यूस कर देंगे। आपने रिड्यूस नहीं किया, ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट ही कम हुआ, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए फिर आप डायग्राम के बारे में बताएंगे
कि सप्लाई के गिरने से सप्लाई जो एस से S1 जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस पी से P1 इंक्रीज हो गई, और क्वांटिटी ट्रेडेड QT से QT1 कम हो गई। ठीक है, ये चीज हम एग्जामिनर को बताएंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमारे पास वो कह रहा है डिफाइन अ लॉस। ठीक है, लॉस बेसिकली क्या होता है, जब आपको एक गुड के लिए अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़े, उसे लॉस कहते हैं। ठीक है ना, जब आपका कॉस्ट आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, उसे लॉस कहते हैं। ठीक हो गया, आप लिख दिया। सॉरी बेटा, पेन चेंज कर लेता हूँ। रेवेन्यू, आपने लिखा कॉस्ट ग्रेटर देन रेवेन्यू इज इक्वल्स टू लॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ठीक है, बस अब इसके बाद हम पेपर में कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोग जो है बेटा यहाँ पर अगेन स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर, ले लिया सर। ठीक है, आई एम सॉरी मीराम बेटा, मुझे पता नहीं था, फोन मेरे पास था नहीं, मैं बस डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं आपने कब मीटिंग स्टार्ट में, आपने कब ज्वाइन की मीटिंग। रियली सॉरी बेटा, आपका हमने वेट तो किया था, लेकिन आप उस वक्त आए नहीं थे, तो कोई बात नहीं, आप No issue, sir. रिकॉर्डिंग No देख issue. सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग आप देख लेना, अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, जी सर. Okay. अच्छा, अब हमारे पास अगली चीज है, आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑपरेट इन अ प्राइवेट सेक्टर। तो ये तो बहुत आसान है, आप लिख दिया भाई, हमारे पास होता है सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। ये प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, डायरेक्ट 2 मार्क्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। तो इस पे मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनेगी। द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कार्स ऑन द मार्केट फॉर टायर्स। तो बेटा उसने ऑलरेडी मुझे बता दिया है यहाँ पर कि इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कार्स हो चुकी है, तो कार की तो डायग्राम बनानी नहीं है, बस उसका इफेक्ट दिखाना है ऑन द मार्केट फॉर टायर्स। ठीक है, तो मैं एग्जामिनर को बोलूंगा कि अगर हमारे पास डिमांड ऑफ कार्स इंक्रीज हुई है, तो टायर्स जो है उनकी भी डिमांड इंक्रीज होगी, इसलिए कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है कि दीज आर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। ठीक है, इसी चीज को डायग्रामेटिकली आप बताएंगे एग्जामिनर को, और डायग्राम में लिख दीजिएगा कि ये प्राइस ऑफ टायर एंड क्वांटिटी ऑफ टायर्स है, क्योंकि आपने डायग्राम सिर्फ टायर्स की बनानी है। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ प्राइस लिख रहा हूँ। चलिए, प्राइस ऑफ टायर्स कोड लिख देता हूँ, एंड क्वांटिटी ऑफ टायर्स। आपने अपने पास एक नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड बनाया। ठीक है, सिंपल, ये आपके पास डिमांड बन गया। देन आपके पास सप्लाई, इक्विलिब्रियम जहां कर हुआ, वहां से आपकी प्राइस डिटरमाइन हो गई और क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई। ठीक है, अब आप डिमांड ऑफ टायर्स को इंक्रीज कर देंगे। आपने डिमांड को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम डी
टू D1 एरो से शो किया, आपका इक्विलिब्रियम जो है वो E to E1 चला जाएगा, आपकी प्राइस जो है वो P to P1 इंक्रीज हो रही है, और क्वांटिटी QT से QT1 इंक्रीज हो रही है। कोई इशू ये आपके पास बनेगा केस, आप जब बताएंगे एग्जामिनर को तो डायग्राम को एक्सप्लेन भी करेंगे कि डिमांड ऑफ टायर्स डी से D1 इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ टायर्स P से P1 इंक्रीज हो रही है, और क्वांटिटी ऑफ टायर्स जो है वो QT से QT1 अगेन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपने करना होगा बेसिकली। आ जाए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, विल एलिमिनेट सरप्लस एंड शॉर्टेज। तो सरप्लस का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, और शॉर्टेज का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई। तो ये हमारे पास है बेसिकली एक प्रॉब्लम। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? इस सोल्यूशन मतलब सरप्लस को खत्म करने के लिए हम जो है वो डिमांड को इंक्रीज करें और सप्लाई को कम कर दें, और शॉर्टेज अगर आ गई तो शॉर्टेज को खत्म करने के लिए डिमांड को गिराएं और सप्लाई को बढ़ा दें। ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का एक तरीका और भी है, वो ये है हमारे पास कि अगर हम लोग प्राइसेस को डिक्रीज कर दें तो उससे क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो एक प्रॉब्लम है ये वाला हल हो जाएगा। देखें जरा, सरप्लस खत्म हो जाएगा मार्केट से। और जी इसी सर। तरह अगर हम लोग जो है वो दूसरे मसले की बात करें तो दूसरे मसले को खत्म करने के लिए, एक सेकंड बेटा, ये दूसरे मसले को अगर खत्म करना है हमें, तो हम उसके केस में प्राइस को गिराएं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई गिर जाएगी। ठीक है ना? तो ये चीज जो है हमारे पास वो इससे कनेक्ट हो जाएगी, शॉर्टेज खत्म हो जाएगी मार्केट से। ऐसा ही है, नोट करें, क्वांटिटी डिमांड बढ़ानी है, क्वांटिटी सप्लाई कम करनी है। तो एक दफा कनेक्शन दे देते हैं। कनेक्शन किस तरीके से होगा हमारे पास इस सवाल को, जब सरप्लस की बात करें तो मुझे बताओ सरप्लस में मुझे किसको देखना होगा, ये वाले केस को या ये वाले केस को? अगर सरप्लस को खत्म करना है तो सर फर्स्ट वाले केस को। एग्जैक्टली ठीक है ना? तो हमारे पास हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लें कि चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर कट वाजे हो जाए। सही है हमें? तो इसको ऐसे समझ लेते हैं। सबसे पहले सिर्फ प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चले आ जाए, सरप्लस की बात करें। ठीक है ना? अभी सरप्लस में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो अगर मैं सरप्लस के केस में प्राइसेस को गिरा दूं तो उससे क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। जी सर। ऐसा ही है। और अगर मैं बात करता हूँ शॉर्टेज की, तो शॉर्टेज में क्या है बेसिकली? क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम जो है अगर प्राइसेस को बढ़ा दें
तो क्वांटिटी डिमांड गिर जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज दोबारा से मैंने आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन करके बता दी। वो वाली चीज थोड़ी सी वेवर्ड हो गई थी, आउट चली गई थी, ठीक है ना। तो ये चीज मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगी। कोई प्रॉब्लम? जी सर। नो सर। ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डिफाइन अ कैपिटल गुड, ठीक है ना। ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाने में काम आए, ऐसे गुड्स जो कि फर्म्स इस्तेमाल करती हैं इन ऑर्डर टू मेक कंज्यूमर गुड्स। एग्जाम्पल आपके पास आ गई मशीन, ठीक है। दूसरी चीज, यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम द इफेक्ट ऑफ डैमेजिंग वेदर ऑन एन इकोनॉमी, ठीक है ना। अगर वेदर खराब हो गया है तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी खराब हो जाएगी, सीधी सी बात है। जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ऑब्वियस है, जब फर्म्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी खराब हो जाती है तो आपके पास पीपीसी जो है वो इनवर्ट शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जामिनर को इस तरीके से बताएंगे कि सबसे पहले पार्ट सी के अंदर हम पीपीसी को कर देंगे डिफाइन, उसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम जिसके अंदर हम लोग ये शिफ्ट इन्वर्ट कर देंगे और फिर एग्जामिनर को बताएंगे डैमेजिंग वेदर की वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी गिरती है। इधर लिख दिया, ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी फॉल हो जाएगी, ठीक है ना, डैमेजिंग वेदर से, और उसका इफेक्ट पीपीसी में आएगा और हम लोग जो है वो इनवर्ट शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये भी हो गया। आगे देखते हैं हम अगला कौन सा कर लेते हैं सवाल। पहले तो खैर आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। हाँ, ये ले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बेटा पहले। ले लिया सर। इस वाली फाइल का भी स्क्रीनशॉट ले लें, इस वाले क्वेश्चन का भी। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर सिक्स, सिक्स का पार्ट ए, एक्सप्लेन हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मैं एग्जामिनर को बताऊंगा रिसोर्सेज जो है नंबर बी, रिसोर्स एलोकेशन बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। रिसोर्स की जो एलोकेशन है वो या तो डायरेक्ट प्रोविजन बाय गवर्नमेंट होती है कुछ गुड्स के केस में, और कुछ गुड्स के केस में प्राइस मैकेनिज्म से एलोकेशन होती है। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस केस में नीड है तो वो इंटरवीन कर जाता है इन ऑर्डर टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स इन द मार्केट, ठीक है। इस तरीके से रिसोर्स एलोकेट हो जाएंगे। सर ये सेकंड वाला क्या आपने बताया? प्राइस मैकेनिज्म यानी डिमांड जब जो प्राइवेट सेक्टर करता है, गुड की डिमांड नहीं, बढ़ती है, उससे सप्लाई ऊपर वाला। बढ़ाता है। डायरेक्ट जी जी सर। प्रोविजन बाय द गवर्नमेंट यानी गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट खुद से प्रोवाइड कर रहा होगा, क्योंकि वो गुड्स ओके ऐसे ओके। होते हैं जो कि कोई और प्रोवाइड कर नहीं सकता। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन का काम है, स्ट्रीट लाइट्स का काम है, वो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगा, ओके सर। ठीक है। ये आपके पास हो गया, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई द प्राइस ऑफ शुगर में फॉल। प्राइस ऑफ शुगर क्यों गिरेगी? इसलिए गिरेगी कि या तो उसकी डिमांड गिर गई है या उसकी सप्लाई बढ़ गई है। डिमांड के गिरने का रीजन बताएंगे आप, सप्लाई के गिरने का रीजन बता दें, आपका आंसर डन हो जाएगा, इजी हो जाएगा बहुत। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
ये आपके पास हो गया पास्ट पेपर। देखिए यहाँ पर मैंने वर्किंग भी की हुई है वो वाले सवाल की, डैमेजिंग वेदर की। देखो ये आपको बता रहा है शिफ्ट हो रहा है इनवर्ड्स, ठीक है ना। आप चाहे तो आप लोग मुझे तो मार्किंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बेटा आज जो है हमारे पास ये चीज डन हो गई है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो नेक्स्ट पेपर करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोग को सब समझ आया होगा। बेटा ये आप जी लोग सर। का होमवर्क है, जी जो सर, जो मैं समझ आ गया। जो डिस्कस करा रहा हूँ आपका होमवर्क है, प्लीज उसको करके कर लिया करें फौरन से और मुझे सेंड कर दिया करें, जी जी सर। ठीक है गाइस। जी सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ सर। चले टेक सर केयर। आप इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दिएगा, सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ठीक है सर। अल्लाह। अल्लाह ठीक, हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। फिर अल्लाह हाफिज़ सर।